कहानी बेवकूफ बहू। रिया, मैं तैयार होकर आता हूँ। ये बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बैग भूल ना जाऊँ, ठीक है? प्रकाश ने बैग बोला था रखने के लिए। पर इसमें तो सामान है, ये निकाल कर बाहर रख देती हूँ। प्रकाश तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझते हैं। प्रकाश ऑफिस चला जाता है। शाम को वह गुस्से से घर आता है। रिया को आवाज लगाता है, रिया, रिया इधर आओ। मैंने तुमसे क्या कहा था कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, बैग ड्राइवर को दे देना। तुमने खाली बैग ड्राइवर को दे दिया, सारी फाइलें कहाँ है मेरी? रिया, आपने कहा था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइलें थोड़ी ना बोली थी, तभी तो फाइलें रखवा दी। आप ही ना बेकार में मुझे डांटते हैं। बहू आई माँ जी, मैं जा रही हूँ, माँ जी मुझे बुला रही है। अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ़ बन जाऊंगा, पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। बोलिए माँ जी। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पे करेले रख देना, बीच बीच में चलाते रहना। रिया की सास अनीता मंदिर चली जाती है और रिया की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। आज माँ जी बहुत खुश होगी, पहले सारे करेले गैस पे रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई है, अब चला लेती हूँ। अब फिर गैस पे रख देती हूँ। वैसे मैंने करेलों को बीच बीच में चला दिया है, माँ जी आने ही वाली होगी। रिया की सास अनीता जी मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। ये क्या कर रही हो रिया? करेले कहाँ हैं? माँ जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रख दो, बीच बीच में चलाते रहना। ये करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान रिया बहू, मैंने कहा था करेले गैस पे रख देना मतलब करेले की सब्जी बना लेना, और चला देना मतलब बीच में सब्जी को हिलाते रहना। तो ऐसा करना था ना माँ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही तो आपकी आज्ञा की पालन करूंगी। अनीता और प्रकाश दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर गुस्से को पी जाते हैं। एक दिन तो रिया ने बेवकूफ की हद पार कर दी। प्रकाश ने कमरे का क्या हाल बना रखा है, कितनी मिट्टी है, और ये लैपटॉप सारा दिन प्रकाश इस पे काम करते हैं, कितना गंदा हो रहा है। क्यों ना मैं इसे अच्छे से धो दूं। रिया लैपटॉप को डिटर्जेंट के पानी में धो देती है और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पे सुखा देती है। तभी प्रकाश आता है। रिया, अरे रिया ये क्या किया तुमने? मेरा लैपटॉप? हाँ, इसमें बहुत मिट्टी हो रही थी तो मैंने सोचा इसे धो दूं। सही किया ना मैंने। रिया, तुम सचमुच सचमुच बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। रिया की सास आती है। रिया बहू, तुम्हें जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? रिया के ससुर भी आ जाते हैं। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? मेरी समझदार बहू से कोई गलती हो गई तो तुम लोग उसे इस तरह क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, तुम रसोई में जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। रिया फिर सवाल करती है, पिताजी पानी फ्रिज का लाऊं या मटके का? बहू मटके का ले आओ। छोटे मटके का लाऊं या बड़े मटके का? बहू छोटे मटके का। वो गिलास स्टील का लाऊं या मिट्टी वाला? लो, लगे रहो इसकी बेवकूफ बातों में। मैं तो चली, इसने तो सबके सर में दर्द कर रखा है। रिया की सास वहां से चली जाती है। अरे बहू, रहने दो, मैं खुद ही पानी पी लूंगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम अपने कमरे में जाओ बहू। जी पिताजी। पता नहीं सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। वैसे धुलने के बाद तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा लग रहा है। रिया की सास और उसका पति प्रकाश रिया बेवकूफी से तंग आते हैं। एक दिन प्रकाश और रिया के ससुर जी किसी काम से बाहर जाते हैं। अरे अनीता, मैं और प्रकाश किसी काम से जयपुर जा रहे हैं। तुम अपना और मेरी प्यारी बहू रिया का ध्यान रखना, और हाँ, तुम भी अपनी बेवकूफी वाली हरकतों पे थोड़ा ध्यान रखना। अरे प्रकाश बेटा, कभी तो बहू को बिना डांटे कोई काम कर लिया कर, हैं? चलो, अब हमें लेट हो रहा है, जल्दी जयपुर के लिए निकलते हैं। फिर प्रकाश और उसके पिताजी जयपुर के लिए निकल जाते हैं। एक दिन रिया अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। अरे मधु, अब तू ही बता, मैं सबका इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी प्रकाश और माँ मुझे बेवकूफ समझते हैं। वो तो तू है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं। अरे मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक हल है जो मैंने भी आजमाया था। हाँ, तो जल्दी बताओ ना मुझे। फिर मधु रिया की बेवकूफी का फायदा उठा के उसे एक बेवकूफी वाला हल बताती है और बोलती है, तुम इसे कर लेना।
अरे रिया, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस वाली गली में कल रात को चोर आ गए थे छत के दरवाजे से। अरे छत के दरवाजे से? हमारा भी छत के दरवाजे की कुंडी खराब है। अच्छा है चोरों को इस बात का नहीं पता। चल मैं चलती हूँ, अब मुझे लेट हो रहा है। फिर रिया वहां से चली जाती है। रिया की सारी बातें वो दोनों चोर खिड़की पे खड़े होकर सुन लेते हैं। वह ऐसे ही घरों की तलाश में रहते हैं जहां आसानी से चोरी की जा सके। चलो भाई, हमें आज रात का इंतजाम मिल गया, आज इन्हीं के घर में जाके चोरी करते हैं। रिया अपने घर में बैठी होती है। रात में वह दोनों चोर छत के रास्ते से घर में जाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, हाँ लगता है इस घर में कोई मर्द नहीं है और ये दोनों सास बहू अकेली हैं। अब तो चोरी करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो अंदर चलते हैं। वे दोनों सीढ़ियों से उतर ही रहे होते हैं कि रिया की सास आती है। बोलती है, अरे बहू, ये पूरे घर में मिर्च का धुआं क्यों कर रखा है तुमने? हमें मारोगी क्या? इतना धुआं? अरे माँ जी, ये एक नुस्खा है जो आप समझोगी नहीं। अभी मुझे घर के कोने कोने में इस धुएं को फैलाना है। फिर रिया कोने कोने में धुएं को फैलाती है। वो जीने के पास भी धुएं को ले जाती है। उन चोरों का उस धुएं से खांस के और चीखते हुए बहुत बुरा हाल होता है और वह जोर जोर से खांसने लगते हैं। अरे भाई कर कहाँ फंस गए हम, हमें यहाँ से जाने दो, अरे भागने दो हमें। ये तो हमें जान से मार डालेंगे। अरे बहू, ये किसके खांसने और चीखने की आवाज है? अरे ये तो वही चोर है। अरे रिया बहू, जल्दी बाहर आओ, दरवाजा खोलो, ये चोर है। अरे माँ जी, हमें जाने दीजिए, हम तो यहाँ गलत जगह आकर फंस गए। यहाँ तो बुरा हाल हो गया। अरे रिया बहू, ये चोर है, चोर, डंडा लाओ, इन्हें तो अभी सबक सिखाते हैं। फिर दोनों सास बहू उन चोरों को पीटते हैं। तभी कॉलोनी के और लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं, अरे ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में चोरी की थी। तुरंत तुरंत पुलिस को फोन लगाओ, इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस उन चोरों को पकड़ कर ले जाती है। रिया की सास बोलती है, रिया ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम सचमुच में बहुत समझदार बहू हो। अरे मधु इधर आ, मुझे लगता है तुम्हारा वो मिर्ची वाला नुस्खा काम कर रहा है। देखो माँ जी ने मुझे डांटा भी नहीं और समझदार बहू भी कहा। मधु अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। उसे अजीब लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर रिया को तो यही लगता है कि वो सब मिर्ची वाला नुस्खे का कमाल है। प्रकाश और उसके ससुर भी आ जाते हैं। उन दोनों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है और वह रिया से बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिया को ये सारा चमत्कार उस नुस्खे का ही लगता है।